स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो पाठ का नाम है मेरी यूरोप यात्रा। पाठ परिचय। इस पाठ में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा अपनी यूरोप यात्रा का अत्यंत रोचक व ज्ञानवर्धक रूप में वर्णन किया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति रहे, उनकी यूरोप यात्रा के बारे में इसमें बताया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में यूरोप की प्रमुख विशेषताओं, स्वेज नहर, पिरामिड आदि का वर्णन किया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में एक देश के लोगों से दूसरे लोगों तथा उनके रीति रिवाजों और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। तो बहुत ही रोमांचक रहने वाला है ये यात्रा वृत्तांत जो कि है यूरोप का। यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। मैं यहाँ भी उन लोगों के संसर्ग में नहीं पड़ा जो विदेशी ढंग में रहते हैं और खाते पीते हैं। जाने से पहले एक दिन सच्चिदानंद सिंह ने मुझे अपने यहाँ अंग्रेजी ढंग से मेज़ पर खिलाया था। मैंने कांटा, चम्मच आदि का इस्तेमाल देख लिया था। इत्तेफाक से जहाज पर मेरे कमरे में एक पारसी सज्जन थे। वे विदेश सैर करने के लिए जा रहे थे। उनसे तो जान पहचान हो गई, पर दूसरा कोई मुलाकात ही उस जहाज में नहीं था। तो क्या बता रहे हैं कि जहाज में जब जा रहे थे तो एक पारसी हस्बैंड वाइफ थे वहाँ पे, जिनसे इनकी जान पहचान हो गई थी। मेरी आदत भी कुछ ऐसी थी कि मैं किसी से स्वतः मुलाकात या जान पहचान करने में बहुत सकुचाता था। ठीक है, तो कहते हैं कि मैं खुद से किसी से बातचीत करना मेरे को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए जहाज पर किसी भी देशी या विदेशी यात्री को 1-2 दिन तक मुलाकात या बातचीत नहीं हुई। तो ये कौन सी जहाज की बात कर रहे हैं? शिप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शिप से ये जा रहे हैं यूरोप, और वहाँ पे कह रहे हैं कि 1-2, क्योंकि लंबा सफ़र रहता है शिप का, तो है ना, तो कह रहे 1-2 दिन तक मुलाकात या बातचीत किसी से भी नहीं हुई। पर मैं इतना देखता ज़रूर था कि मेरी हिंदुस्तानी पोशाक की ओर बहुतेरी आंखें जाती हैं। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं इंडियंस जो यूरोप जाते हैं। मैं डेक पर अपनी कुर्सी रखकर कुछ पुस्तकें पढ़ता अथवा टहलता रहता। समुद्र बहुत शांत था। तो समुद्र क्या है, एकदम शांति से फ्लो में चल रहा है समुद्र, है ना, तूफान नहीं आया हुआ है, एकदम शांति से चलता जा रहा था समुद्र। ठीक है, रास्ते में मुझे ऐसा मालूम हुआ जब तक जहाज स्वेज नहर से गुजरता है तब तक थॉमस कुक कंपनी की ओर से प्रबंध करता है। ठीक है, तो रास्ते में उनको क्या पता चला कि जब जहाज जो है वो स्वेज नहर से, स्वेज कनाल से निकलता है, तो थॉमस कुक कंपनी की ओर से प्रबंध करता है। तो जो कुक है वो कंपनी की ओर से प्रबंधर है। यदि कोई मुसाफिर चाहे तो मोटर द्वारा जाकर कैरो नगर और उससे थोड़ी दूर पर स्थित स्विंग्स को देखकर आ सकता है। तो यानी कोई चाहे तो कैरो नगर को देख के आ सकता है, जो कि स्विस नहर से ज़्यादा दूर नहीं थी। ठीक है, और स्विंग्स को भी देख के आ सकता है। मैंने यह देख लेना अच्छा समझा। मेरे ही जैसे कुछ और मुसाफिर भी थे जिन्होंने थॉमस कुक के साथ वहां जाने का प्रबंध कर लिया। हम लोग बहुत सवेरे ही करीब 5 बजे जहाज से उतरकर मोटर पर कैरो चले गए। कैरो में पहुंचने पर मुंह हाथ धोने और तथा हल्का नाश्ता कर लेने के लिए एक होटल में हम लोग को ले जाया गया। इसके बाद कैरो का अजायब घर देखने गए। वहाँ पिरामिडों की खुदाई से निकली हुई चीज़ें सुरक्षित रखी गई हैं। तो पिरामिडों की खुदाई, पहले तो होता ना कि माइनिंग करते हैं, ऐतिहासिक लोग जो हिस्टोरियंस होते हैं वो ढूंढते हैं कि पहले हमारी हिस्ट्री कैसी थी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकली, उनको म्यूज़ियम में रख दिया जाता है। यह बड़ा सुंदर संग्रह है। प्राचीन मिस्र के कितने बड़े नामी और प्रतापी बादशाह के शव जो पिरामिड से निकले। तो प्राचीन जो भी बादशाह वगैरह थे, उनके जो डेड बॉडीज थी वो कहाँ से निकली? पिरामिडों से निकली। यहाँ सुरक्षित हैं। अब देखने में वे काले पड़ गए हैं, पर उनका चेहरा और हाथ पैर ज्यों के त्यों हैं। वे जिस महीन कपड़े से लपेटकर गाड़े गए थे, वह कपड़ा भी अभी तक वैसे ही लिपटा हुआ है। यह कपड़ा बहुत ही बारीक हुआ करता था। सुना जाता है कि यह भारतवर्ष से ही जाया करता था। तो बोल रहे कि जिस कपड़े में उनके मम्मीज को ऐसे लपेट के और रखा जाता है ना पिरामिड के अंदर, तो वो कपड़ा भारत से ही जाता है। उन दिनों वहां के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी सामान यदि शव के साथ गाड़ दिए जाएं तो परलोक में भी उसे वह आराम पा सकते। इसी विश्वास के अनुसार पिरामिडों के अंदर शव के साथ अपनी सभी आवश्यक वस्तुएं गाड़ी जाती थी।
पहनने के कपड़े और गहने, बैठने के लिए चौकी आदि, खाने के लिए अन्न, श्रृंगार के सामान, सवारी के लिए रथ और नावें भी, वे सब चीज़ें एक से एक अच्छी बनी हैं, जिनसे जान पड़ता है कि उस समय सभी लोग सोने का व्यवहार जानते थे। ठीक है, तो क्या होता है, हम बहुत सारे धर्मों में ये मान्यता होती है कि जो मरने वाला व्यक्ति उसके साथ सब कुछ गाड़ दो, तो उससे क्या होगा कि उसको परलोक में भी सब कुछ मिलेगा। तो ऐसा पिरामिडों में भी देखने को मिला। सुना है इसी प्रकार की खुदाई से मोहनजोदाड़ो में जो गेहूं निकला वह बो देने पर उग गया। जादूगर के संग्रह और विशेषकर प्रतापी राजाओं के शब्द देखकर मनुष्य के जीवन की अनियमितता साफ साफ दिखने लगी। तो इसी तरह की खुदाइयों से जो गेहूं वगैरह निकले, जो पूरे राजा महाराजाओं के साथ दबा दिए जाते थे, उनसे क्या हुआ कि उसको बो देने से वो उग गए। तभी इंसान को पता चला कि अच्छा, इस तरह से बीज से ही नई फसल हो जाती है और मनुष्य के जीवन की अनियमितता साफ साफ दिखाई देने लगी। ऐसे दृश्य देखकर यह मालूम होने लगता है कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं वह सब इतना तुच्छ और अस्थायी है। जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने ज़माने में बहुत जुल्म किया था, उन्हें के शव उसी तरह पड़े आज भी पड़े हैं। तो कहा ऐसा है ना कि हम चाहे कुछ भी कर लें लेकिन सब कुछ यहीं छोड़कर जाना होता है। तो जो लोग ऐसा करते थे कि बहुत जुल्मी हुआ करते थे, बहुत जुल्मी राजा बने, आज भी देखो उनके शव ऐसे ही पड़े हैं। हम इतना कुछ कमाते हैं पूरी ज़िंदगी में लेकिन सब कुछ अंत में यहीं छोड़कर चले जाते हैं। जो विशेष करके वहाँ के इतिहास नहीं पढ़ता उसे उनके नामों तक की खबर भी नहीं है ना। और मैंने कुछ चित्र खरीदे, यद्यपि अजायब घर का सफ़र बहुत अच्छा रहा, तथापि मेरे दिल पर क्षणभंगुर जीवन की असारता का गहरा असर पड़ा। मैं वहाँ से उदास ही निकला। तो ये देखने पर कि कितने बड़े बड़े राजा महाराजा ये हुए होंगे और फिर भी आज देखो शव कैसे पड़े हुए हैं, तो दुख तो होता ही है ना। दोपहर का भोजन करके हम लोग दूर तक मोटर पर पिरामिड देखने गए। एक स्थान पर पहुंचकर मोटर छोड़ देनी पड़ी। ऊँटों पर सवार होकर पिरामिडों तक जाना पड़ा। मेरे लिए ऊँट की सवारी बिल्कुल नहीं थी। पिरामिडों को नज़दीक जाकर देखा, वे बहुत ऊंची चौखटी इमारतें हैं। हमारे देश में ईंटों का पजावा जैसे बनता है वैसे ही ये पत्थरों के बड़े बड़े चौरस किए हुए टुकड़ों से बने हैं, है ना। तो जैसे हमारा ईंटों का पजावा बनता है ऐसे ही ये बड़े बड़े चौरस पत्थरों से ऐसे बना देते हैं पिरामिड। ठीक है, उसके बाद पजावे की तरह ही नीचे की चौड़ाई ज़्यादा होती है जो ऊपर की ओर कम होती गई है। ईंटों का पजावा तो छोटा होता है पर ये बहुत बड़े और बहुत ऊंचे होते हैं। मेरा अनुमान है पजावा होता है ईंटों का पजावा, जहाँ पे ईंट बनाई जाती है, सेकी जाती है, तो वो ऐसे नीचे से काफ़ी बड़ा होता है, ऊपर जाके ऐसे ऐसे पतला हो जाता है। लेकिन पिरामिड तो नीचे से बहुत चौड़े और ऊपर जाकर भी काफ़ी चौड़े और फिर ऐसे त्रिकोणी शेप में आ जाते हैं। मेरा अनुमान है कि इसकी एक ईंट शायद 4-5 हाथ लंबी होगी। इसी के अनुसार इसकी चौड़ाई और मोटाई भी होगी। न मालूम कितने दिनों तक एक ईंट काटकर इतनी बड़ी इमारत तैयार हुई होगी। इसमें कितने गरीबों ने अपने जिंदगी का कितना हिस्सा लगाया होगा। यह सब एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी कायम रखने के लिए किया गया है। नाम तो अब केवल पुस्तकों में ही रह गया है। वे इमारतें जिसमें मनुष्य कोई लाभ नहीं उठा सकता अपनी जगह पर आज भी वर्षों के बाद ज्यों के त्यों खड़ी हैं। अब उन इमारतों में जिसमें कब्र किसी की खोदी गई है वहाँ पर तो कोई रह नहीं सकता, तो इंसानों के तो वो काम की है ही नहीं। उनमें से एक की अंदर से खुदाई हुई है, उन्हीं से निकले हुए सामान का संग्रह कैरो के अजायब घर में रखा है। तो एक जो वो था पिरामिड था उसको खुदाई करके उसमें से जो सामान निकला उसको रखा है अजायब घर में। मुझे स्मरण है हाल ही में हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा था कि इन्हें खोदने का जब किसी ने प्रयत्न किया वह मर गया, पर वहाँ की खुदाई में बहुत सामान मिला। ठीक है, तो जो खोदने का प्रयत्न करता है वो मर जाता है, लेकिन एक जो खुदाई की गई उसमें काफ़ी सामान मिला। स्फिंक्स एक अजीब चीज़ है, मुंह मनुष्य का और शरीर जानवर का। तो स्फिंक्स क्या है? एक अजीब ही चीज़ है जिसमें मुंह मनुष्य का है और शरीर जानवर का है। एक बहुत बड़ी मूर्ति इस रेगिस्तान में इस शक्ल से की बनी पड़ी है। सुनते हैं कि प्राचीन काल में इससे प्रश्न किए जाते थे और ये भविष्य की बातें बता देती थी, पर वह जो कुछ कहती थी उसे समझना बहुत कठिन था। अब बातें तो नहीं, पर यह मूर्ति यूं ही खड़ी उस प्राचीन समय का स्मरण कराती है। तो ऐसा माना जाता है कि उससे जो पूछते थे तो वो भविष्य बता देती थी, पर कठिन शब्द काफ़ी कठिन होते थे तो समझना मुश्किल था।
यह सब देखकर हम लोग संध्या तक वापस आकर रेल पर सवार हुए। पोर्ट सईद में भारत के करीब 11 बजे पहुंचे। वहां जहाज पहुंच गया था। हम सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। भूमध्य सागर में पहुंचने पर कुछ सर्दी लगी। लाल सागर तो बहुत गर्म था, अरब सागर से भी अधिक। भूमध्य सागर में पूर्वी हवा भी जोर से चलती थी, इसलिए जहाज कुछ हिलता था। रास्ते में जो देखने को मिला मैं सब कुछ देखता गया। इटली के नजदीक सिसिली टापू के पास होकर ही जहाज गुजरा। वहां का शहर कुछ दूर दिखाई दिया। पहाड़ तो साफ नजर आता था। कई दिनों बाद हम फ्रांस पहुंचे। तो कहाँ पहुंचे? कई दिनों का लंबा सफर तय करके कहाँ पहुंचे? फ्रांस पहुंचे। रास्ते में कोई विशेष बात नहीं हुई। कभी भी कोई टापू नजर आता था तो सब लोग उसे देखने लगते थे। समुद्र यात्रा में चारों ओर पानी ही पानी दिखता है। दिन रात पानी देखते देखते 1-2 दिन के बाद ही जी ऊब जाता है। तो अब दिन रात पानी पानी दिख रहा है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, तो क्या होगा? 1-2 दिन में ही मन ऊब जाएगा। अगर कहीं कोई दूसरा गुजरता हुआ जहाज नजर आया या जमीन देखने में आ गई तो बहुत आनंद आता था। सभी मुसाफिर उसे देखने लगते मानो उन्होंने कभी जमीन ही ना देखी हो। तो सब ऐसे जमीन देखते, कोई टापू आ गया, कुछ जमीन आ गई, ऐसे देखते थे जैसे तो कभी जमीन नहीं देखी, सदियों से ही ये पानी में ही रह रहे हैं। हम लोग मार्सेल्स में सवेरे उतरे। वहाँ एक होटल में ठहर गए। वहाँ भी कुक कंपनी का कृपा से शहर के देखने योग्य सभी स्थानों को देख लिया। दिन भर घूम घाम कर रात की गाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गया, परंतु मैं पेरिस गाड़ी बदलकर पहुंचा। यहाँ फिर जहाज पर चढ़कर संध्या होते होते डोवर में उतर गया। डोवर से रेल के द्वारा चलकर के 9 बजे लंदन पहुंच गया। यहाँ मैं मार्च के तीसरे सप्ताह में पहुंचा था, पर अभी तक काफ़ी सर्दी थी। तो कह रहे मार्च के तीसरे सप्ताह में लंदन पहुंचे थे, लेकिन बहुत सर्दी थी। गोवर्धन के मेरे साथ आ जाने से खाना भी हिंदुस्तानी मिलने लगा। जैसे यहाँ हम लोग भात दाल रोटी सब्जी खाते हैं, वैसे ही वहाँ भी खाने लगे। मैं तो मुकदमे की पैरवी के लिए गया था। जिस रात मैं पहुँचा लोगों से बातचीत करके सो गया। तो वो वहाँ पे क्या गए थे? मुकदमा लड़ने गए थे, ठीक है। और पहुँचते ही मालूम हो गया कि सवेरे उठकर बैरिस्टर के यहाँ जाना है, क्योंकि उसने आपस में बातचीत करने के लिए समय दिया। इसलिए लंदन पहुँचने के 12 घंटों के अंदर ही मैं काम में जुट गया, और जब तक मुकदमा ख़त्म न हुआ दिन रात उसी काम में लगा रहा। तो वो वहाँ पे किस लिए गए थे? एक मुकदमा लड़ने गए थे, और जब तक उनका मुकदमा खत्म नहीं हुआ वो वहीं रहे। कवि परिचय। राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिले अब सिवान के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। हिंदी के प्रति उनका आगाध प्रेम था। हिंदी पत्र पत्रिकाओं जैसे भारत मित्र, भारतोदय, कमला आदि में उनके लेख छपते थे। 1926 ईस्वी में बिहार प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के और 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति थे। हिंदी में उनकी आत्मकथा बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। उन्होंने हिंदी के देश और अंग्रेजी के पटना ला वीकली समाचार पत्र का संपादन भी किया था। राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा 1946 के अतिरिक्त कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें बापू के कदमों में बाबू 1954, इंडिया डिवाइडेड इन 1946, सत्याग्रह एट चंपारण 1922 और गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृत व खादी का अर्थशास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है। 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया। तो ये रही पूरे यात्रा वृत्तांत रहा। हमने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो कि वो भारत से गए यूरोप वाया शिप, और उनका कवि परिचय दिया गया है कि वो भी हिंदी के बहुत ही प्रगाढ़ लेखक थे, और उन्होंने भी बहुत अच्छे जो हैं लेख लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं हम शब्दार्थ की ओर। संसर्ग, संबंध, संपर्क, परलोक, दूसरे लोक, क्षणभंगुर, पल में नष्ट होने वाला, टापू, चारों ओर पानी से घिरा हुआ समतल, इत्तेफाक, संयोग से, अस्थायी, जो हमेशा न रहे, रेगिस्तान, मरुभूमि, स्वतः अपने आप, तुच्छ, महत्वहीन, पजामा, ईंट, चूना आदि पकाने का भट्टा, अजायब घर, वह स्थान जहाँ अद्भुत चीजें रखी जाती हैं, संग्रहालय, अनियतता, स्थायी न होने का भाव, असारता, सारहीन, निरर्थक, बैरिस्टर, वकील। आज्ञापन, बैरिस्टर, मुकदमा, मोहनजोदाड़ो, रेगिस्तान, भूमध्य, पिरामिड, क्षणभंगुर, हिंदुस्तानी, फ्रांस। मानक वर्तनी का बदला स्वरूप, प्राचीन, नवीन, हिंदुस्तान, प्रबंधन,
कंपनी कंपनी और संबंध संबंध। आगे हम बढ़ेंगे अभ्यास की ओर। अभ्यास मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखक विदेश यात्रा में कहाँ जा रहे थे? तो वो कहाँ जा रहे थे ये आपको बताना है। और मोहनजोदाड़ो की खुदाई में निकले गेहूं की क्या विशेषता थी? लेखक किस सवारी पर चढ़कर पिरामिड देखने गए? लेखक यूरोप क्यों गए? लेखक इटली के समीप किस टापू के पास से गुजरे थे? तो ये सारे ही प्रश्न आपको कहानी सुनने के माध्यम से पता चल जाएंगे और आप इनको ओरली डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं लिखित की ओर। लिखित दिए गए सही विकल्प के आगे 2 डॉट का निशान आपको लगाना है। लेखक रास्ते में कौन सी नहर के पास से गुजरे? पनामा नहर, स्वेज नहर, प्रशांत नहर। तो वो स्वेज नहर से गुजरे। लेखक की यह कौन सी विदेश यात्रा थी? पहली, दूसरी या चौथी? पहली। पिरामिड किस देश की विशेष धरोहर या निशानी है? यूरोप, जापान, मिस्र। मिस्र। अजायब घर देखने राजेंद्र बाबू कहाँ गए? तो राजेंद्र बाबू कहाँ गए थे? पेरिस, लंदन, कैरो। तो वो कहाँ गए थे? अजायब घर देखने वो कैरो गए थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। वे विदेश डैश करने के लिए जा रहे थे। तो वो देश मुकदमा लड़ने के लिए जा रहे थे। वहाँ डैश की खुदाई से निकली हुई चीज़ें सुरक्षित रखी गई थी, है ना। तो संग्रहालय में सुरक्षित की गई थी। वहाँ पिरामिड की खुदाई से निकली हुई चीज़ें जो है संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई थी। यह कपड़ा बहुत ही डैश हुआ करता था और इसकी एक ईंट शायद 4-5 हाथ लंबी हो। तो इस तरह से आप इनको फिल करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विदेश यात्रा से एक दिन पहले लेखक ने किसके यहाँ मेज पर खाना खाया? स्वेज नहर से जहाज गुजरते समय किस कंपनी ने स्फिंक्स दिखाने का प्रबंधन किया? पिरामिडों में आवश्यक सामान क्यों रखा जाता था? लेखक यात्रा के दौरान अपना समय कैसे बिताते थे? और लेखक को लंदन में कोई कठिनाई क्यों नहीं हुई? तो ये सारे ही प्रश्न आपको पाठ पढ़ने के माध्यम से पता चल जाएंगे। आप इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। दिए गए शब्दों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। परलोक, परलोक का मतलब होता है स्वर्ग। वाक्य में आप प्रयोग करेंगे कि राम के काका परसों परलोक सिधार गए, है ना। सप्ताह का मतलब होता है हफ्ता। आप वाक्य में प्रयोग स्वयं से करेंगे। मुसाफिर का मतलब होता है जो राहगीर, जिसे हम बोलते हैं ना सफ़र करने वाला, है ना, तो उसको हम मुसाफिर बोलते हैं। तो उसका वाक्य में प्रयोग आप स्वयं से करेंगे। प्राचीन काल मतलब पुराना समय। वाक्य में प्रयोग आप स्वयं से करेंगे। उचित मिलान कीजिए। रेगिस्तान का मतलब होता है रेत का मैदान। अजायब घर का होता है जो कि कैरो में होता है ये विदेशी यात्रा। और बैरिस्टर होता है मुकदमा। बैरिस्टर क्या लड़ते हैं? मुकदमा लड़ते हैं। उड़ान अपने मन की। राजस्थान की यात्रा करने का अवसर मिलने पर कौन कौन सी प्रसिद्ध इमारतें आप देखेंगे और कुछ पर्वतीय पर्यटक स्थलों के नाम बताइए। तो ये आपने इम्पोर्टेंस के बेसिस पे इनके उत्तर लिखेंगे कि कौन कौन सी यात्रा चीज़ें आप राजस्थान में देखना चाहेंगे और कौन कौन से पर्यटक स्थल पहाड़ों के हैं जो आपको पसंद हैं। भाषा और हम। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं और जो विशेषता बताई जा रही है उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे हिंदुस्तानी पोशाक, तो पोशाक क्या है? विशेष्य है। और हिंदुस्तानी क्या है? उसकी खासियत है, विशेषता है। हिंदुस्तानी विशेषण, पोशाक विशेष्य। सभी छात्र पाठ में से पढ़कर इसी प्रकार के 3 विशेषण और विशेष्य का जोड़ा बनाकर लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हो दैट लाल सागर, तो सागर क्या है? सागर हो गया विशेषण और उसकी विशेषता क्या है? लाल। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर हो गया जो है सागर, और उसकी विशेषता क्या है कि वो भूमध्य है, यानी भू के बिल्कुल मध्य में है। ठीक है, इस तरह से आप और लिखेंगे कि पिरामिड के ऊपर क्या क्या हो सकते हैं कि ऊंचे पिरामिड, ठीक है, और जैसे जो लाल सफ़ेद कपड़ा जिसमें उनको जो बॉडीज को ऐसे लपेट के रखा जाता है, सफ़ेद कपड़ा होता है वो, है ना। तो इस तरह से आप विशेषण ढूंढ के यहाँ पे लिखेंगे। कितने तो मैंने ही बता दिए हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को बदलकर ठीक से लिखिए। मैंने अजायब घर का वास्तु देखा, तो इनको ठीक से हमें बदलकर लिखना है। मैंने अजायब घर को ध्यान से देखा। ज़मीन देखकर सभी बहुत खुश हुए, है ना, खुश हुआ। ज़मीन देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। यहाँ हम लोगों का खाना दाल भात खाता है।
यहाँ हम लोग खाने में दाल भात खाते हैं, तो इनको आपको करेक्ट करके लिखना है। लंदन पहुँचे के लिए में 12 घंटा लगा, लंदन पहुँचने के लिए 12 घंटे लगे। समुद्र बड़ा शांत थे, समुद्र बहुत शांत था, है ना। तो इस तरह से आप इनको शुद्ध करके लिखेंगे। ए का अर्थ है नहीं और अ उपसर्ग जोड़ने से विलोम शब्द बनता है। ए का अर्थ है नहीं, ठीक है, और ए उपसर्ग जोड़ने से विलोम शब्द बनता है। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाइए। विश्वास का अविश्वास, सफल असफल, असमर्थ असमर्थ, व्यवस्था अव्यवस्था। तो सिर्फ अ जोड़ के आपको आगे और इनको बनाना है नया शब्द। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो हमें लिखने नीचे वाले शब्दों के दो दो पर्यायवाची। पेड़ को हम तरु भी बोलते हैं, एक आप स्वयं से लिखेंगे। हंस को हम कलहंस भी बोलते हैं, एक आप स्वयं से लिखेंगे। बाग को उपवन बोलते हैं, समुद्र को सागर भी बोलते हैं, और वर्षा को बारिश बोलते हैं, एक एक आप स्वयं से लिखेंगे। आगे देखते हैं। पाठ में आए 5 तुकांत शब्द लिखिए। तो 5 तुकांत शब्द आपको ढूंढने हैं जिनके सेम लय आ रहे हों, वो आप यहाँ पे पाठ से ढूंढ कर लिखेंगे। जीवन मूल्य। अन्य देशों की यात्रा से सभ्यता संस्कृति का आदान प्रदान होता है। कैसे, अपने शब्दों में बताइए। जब हम कोई पहले जो होता था ना कि हमारे देश में पश्चिमी सभ्यता कैसे आई और पश्चिमी देशों में हमारे देश की सभ्यता कैसे गई, तो जब जो यात्री होते हैं, यात्रा करते हैं, तो वो कुछ चीज़ें यहाँ से ले जाते हैं, यहाँ की कोई चीज़ ग्रैप्स करके ले जाते हैं, या हम लोग जब विदेशों में जाने लगे और वहाँ की चीज़ें ग्रैप्स करके ले, तो इसी से ही सभ्यताएँ संस्कृति यहाँ एक्सचेंज होती हैं। यही इसका मेन कारण है। रचनात्मक कार्य। छुट्टियों में अपने शहर से बाहर घूमने गए प्रसिद्ध स्थानों का वर्णन कीजिए। यात्रा करना मन और मस्तिष्क को कैसे प्रसन्न कर देता है, और अपने आप साथ यात्रा के दौरान किसी घटना का अनुभव आप साझा करेंगे, यदि हुआ है तो। ज़बरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। और हम देखेंगे, खोज कर लिखिए। किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाने पर कौन कौन सी आवश्यक बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। इंटरनेट के माध्यम से किसी मनोरंजक यात्रा के बारे में कैसे एक रोचक लेख इंटरनेट की सहायता से खोज कर लिखिए। प्राचीन काल में जब यात्रा के आधुनिक साधन नहीं थे तो लोग कैसे आते जाते थे, तो ये आप इंटरनेट से ढूंढ के लिखेंगे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।